एक सुनसान मार्केट है जहाँ सारी दुकानें बंद हैं। सड़क पर एक भी इंसान नहीं है। चारों तरफ ऐसी अजीब खामोशी है कि लगता है जैसे पूरी दुनिया ही रुक गई हो। इसी डरावने माहौल के बीच एक परिवार बहुत सावधानी से जरूरी सामान इकट्ठा कर रहा है। उनका हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है। कोई भी बात नहीं कर रहा, सब सिर्फ हाथों के इशारों से बात कर रहे हैं। वे इतने सतर्क हैं कि हल्की सी आवाज भी मौत को बुला सकती है। ऐसा लगता है इस दुनिया में अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही नियम है, खामोशी। यहाँ आवाज करना मतलब खुद अपनी मुसीबत बुलाना। इस परिवार का मुख्य आदमी था ली और उसकी पत्नी थी एवलिन। उनकी बड़ी बेटी रीगन थी जो बचपन से ही सुन नहीं पाती, और उनके दो बेटे थे, मार्कस और सबसे छोटा बो। बो अभी पूरी स्थिति का डर ठीक से समझ नहीं पाता और यही आगे आने वाले खतरे का इशारा देता है। मार्केट के अंदर सामान इकट्ठा करते समय अचानक बो ऊपर की शेल्फ पर एक टॉय रॉकेट देखता है। जिज्ञासा में वह उसे उतारने की कोशिश करता है। तभी रॉकेट उसके हाथ से फिसल कर गिरने लगता है। उस पल जैसे सबकी धड़कन रुक जाती है, क्योंकि यहाँ हल्की सी आवाज भी जानलेवा हो सकती है। तभी रीगन बिजली की तरह तेजी से हाथ बढ़ाती है और रॉकेट को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेती है, और वे बहुत कम अंतर से एक बड़ी आवाज होने से बच जाते हैं। इधर शाम करीब आ रही है। ली इशारे से बो से पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? स्थिति समझकर सब घर लौटने का फैसला करते हैं। ली जरूरी सामान बैग में भर लेता है, क्योंकि इस खामोश दुनिया में अंधेरा होने से पहले सुरक्षित जगह पहुंचना सबसे जरूरी है। घर लौटने से ठीक पहले फिर से खतरा शुरू होता है। बो छुपकर वहीं टॉय रॉकेट उठा लेता है। रॉकेट बैटरी से चलता था, मतलब चालू होते ही आवाज होगी। एक पल में सब घबरा जाते हैं। ली तुरंत रॉकेट लेकर उसकी बैटरी निकाल देता है और अलग रख देता है, लेकिन वो रॉकेट न मिलने पर रोने वाला होता है। इस खामोश दुनिया में उसका रोना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। आखिर में सब घर की तरफ चल देते हैं। बो के चेहरे की उदासी देखकर रीगन को बुरा लगता है, इसलिए वह अपने छोटे भाई को शांत करने के लिए चुपके से बिना बैटरी वाला रॉकेट उसके हाथ में दे देती है। लेकिन वह समझ नहीं पाती कि बो अनजाने में बैटरीज भी उठा लेता है। अब चारों लोग एक ही लाइन में तय रास्ते से धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में दिखता है कि जो शहर कभी रोशनी, गाड़ियों की आवाज और लोगों के शोर से भरा रहता था, अब पूरी तरह खाली है। कहीं किसी इंसान की आवाज नहीं है, यहाँ तक कि पक्षियों की आवाज भी सुनाई नहीं देती। चारों तरफ सिर्फ डरावनी खामोशी है। ऐसा लगता है अब इस दुनिया में बहुत कम लोग ही जिंदा बचे हैं, और ये परिवार भी उन्हीं में से एक है। घर लौटते समय परिवार ने पहले से ही एक लाइन में रेत बिछा कर रखी थी, ताकि चलते समय कोई आवाज न हो। सब नंगे पैर उसी रेत पर कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे बड़े लोग थे और पीछे छोटा बो था। उसके हाथ में उसका प्यारा रॉकेट था। वह कुछ भी नहीं समझता, बल्कि खिलौना दबाकर काफी खुश था। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक जगह बो रॉकेट के अंदर बैटरी लगा देता है और उसे चालू कर देता है। तुरंत रॉकेट से तेज म्यूजिक बजने लगता है। रीगन कुछ भी सुन नहीं पाती, लेकिन ली और एवलिन वह आवाज सुनते ही जम जाते हैं। ली रॉकेट बंद करने के लिए बो की तरफ भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घने जंगल से गोली की रफ्तार से एक डरावना दानव भागता हुआ आता है और एक पल में बो के पास पहुंच जाता है। ली कोशिश करने के बाद भी समय पर नहीं पहुंच पाता। सबकी आंखों के सामने दानव बो को उठा लेता है और गायब हो जाता है। एक पल में सब कुछ रुक जाता है और उनकी खामोश दुनिया और भी डरावनी बन जाती है। बो की मौत के अब 1 साल बाद की घटना दिखाई जाती है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यह है कि वह परिवार अभी भी जिंदा है। दुख को दिल में लेकर ही उन्होंने इस खामोश दुनिया में जिंदा रहने के नियम सीख लिए हैं। अब वे पहले से बहुत ज्यादा सावधान हैं, बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ जीते हैं। छोटी मोटी मेडिकल केयर वे खुद ही कर लेते हैं, बाहर की दुनिया चाहे जितनी डरावनी हो। घर के अंदर उन्होंने एक नियमों वाली जिंदगी बना ली है। यहाँ तक कि घर के अंदर ली ने एक रिसर्च रूम भी बनाया है। दीवार पर टंगे मैप्स, फैले हुए नोट्स, अलग अलग मशीन्स। इन सब के जरिए वह दानवों के बारे में जितनी जानकारी हो सके इकट्ठा कर रहा है। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, उनकी कमजोरी ढूंढना। और धीरे धीरे दानवों की असली ताकत साफ होती है। वे देख नहीं सकते, लेकिन उनकी सुनने की ताकत बेहद तेज है। वे कई किलोमीटर दूर की सबसे हल्की आवाज भी पहचान सकते हैं। हवा की मामूली वाइब्रेशन भी उनका ध्यान खींच लेती है, और एक बार आवाज मिलते ही वे बिजली की रफ्तार से उसी दिशा में दौड़ते हैं और कुछ ही सेकंड्स में हमला कर देते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि उनकी चमड़ी लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। बंदूक की गोली या सामान्य हथियार से उन्हें रोकना लगभग असंभव है। इसलिए ली अपने परिवार को समझाता है, इन दानवों से लड़कर नहीं, अगर जिंदा रहना है तो उन्हें खामोशी के जरिए हराना होगा। पूरी खामोशी ही अब उनका एकमात्र हथियार है, या फिर उनका एकमात्र ढाल। जिंदा रहने की लड़ाई में ली कोई जोखिम नहीं लेता। वह घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगा देता है, ताकि दानव पास आते ही पहले से सावधान हुआ जा सके। घर की सीढ़ियों और चलने के रास्तों पर खास निशान बनाए गए हैं। ठीक उन्हीं जगहों पर पैर रखने से आवाज नहीं होती। अब हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है। घर के नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर बनाया गया है। वहीं बैठकर ली दानवों पर रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि उसके इलाके में कुल 3 दानव हैं। उसका लक्ष्य सिर्फ एक है, उनकी कमजोरी ढूंढना। रेडियो के जरिए वह दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी मदद का सिग्नल भेजता रहता है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया।
इसी बीच वह रीगन के लिए एक हीयरिंग एम्पलीफायर बनाता है, लेकिन अब पता चलता है कि एवलिन प्रेग्नेंट है। बहुत जल्द उनके परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है और यही सबसे बड़ा डर है, नवजात बच्चे का रोना। इस दुनिया में वह आवाज मतलब मौत को बुलाना, इसलिए वे पहले से तैयारी करके रखते हैं। एक साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया जाता है। जब बच्चा रोएगा तो उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे उस बॉक्स के अंदर रखा जाएगा ताकि कोई आवाज बाहर न जाए। यह परिवार जानता है कि यहाँ भावना से ज्यादा तैयारी जरूरी है, क्योंकि 1 मिनट की लापरवाही मतलब सब कुछ खत्म। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए हर समय सावधान रहना होगा, लेकिन रीगन की एक सीमा है, वह सुन नहीं सकती। फिर भी वह अपने पिता की मदद करना चाहती है। एक दिन वह अंडरग्राउंड बंकर की तरफ बढ़ती है, लेकिन ली उसे अंदर जाने से रोक देता है। वहाँ माइक्रोफोन, रेडियो और कई सेंसिटिव मशीन्स रखी हैं। गलती से हल्की सी आवाज भी निकली तो दानव को पता चल सकता है। ली के लिए यह बेवजह जोखिम लेने जैसा है, लेकिन रीगन इसे अलग तरह से लेती है। उसे 1 साल पहले का वही दिन याद आता है जिस दिन उसने बो के हाथ में रॉकेट दिया था। इसलिए वह सोचने लगती है कि शायद उसके पिता अब उस पर भरोसा नहीं करते। शायद उसी घटना की वजह से उसके पिता उसे दूर रखते हैं। धीरे धीरे उसके मन में एक दर्द जमा होने लगता है। इस समय ली उसे उसके लिए बनाया हुआ हीयरिंग एम्पलीफायर देता है, लेकिन रीगन निराश हो जाती है। इससे पहले भी ऐसे कई डिवाइसेस बनाए गए थे, कोई भी ठीक से काम नहीं कर पाया। इसलिए वह चिढ़कर उस डिवाइस को फेंक देती है, लेकिन ली हार नहीं मानता। वह फिर से उसे उठाकर रीगन के हाथ में दे देता है। अगले दिन ली तय करता है कि वह मार्कस को लेकर नदी पर मछली पकड़ने जाएगा। इस खामोश दुनिया में भी जिंदा रहने के लिए खाने का इंतजाम तो करना ही होगा, लेकिन रीगन भी जाना चाहती है। वह अपने पिता से इशारे में कहती है कि उसे साथ ले चलें, लेकिन ली तैयार नहीं होता। वह इशारे से समझाता है, तुम्हारी माँ घर पर अकेली रहेगी, तुम उसका ध्यान रखना। यही बात रीगन के दिल पर गहरा चोट करती है। उसे लगता है कि उसे दूर रखा जा रहा है। गुस्सा और दुख लेकर वे अपने कमरे की तरफ लौट जाती है। रोते रोते अचानक उसकी नजर पिता के दिए हुए उसी हीयरिंग एम्पलीफायर पर पड़ती है। कुछ देर सोचने के बाद वह डिवाइस पहनती है और हैरान होकर समझती है कि यह सच में काम कर रहा है। बहुत दिनों बाद बाहर की दुनिया की आवाज उसके कानों तक पहुंचती है, हवा की आवाज। चारों तरफ की खामोशी के अंदर छिपी हुई वे छोटी छोटी आवाजें, सब कुछ जैसे फिर से जिंदा हो उठता है। लेकिन वह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। अचानक उसे बो की याद आ जाती है, उस दिन की घटना, वह रॉकेट, और उसका दिल टूट जाता है। वह अब भी मानती है कि उसकी गलती की वजह से ही उसका भाई मरा था। गिल्ट और दर्द उसे घेर लेते हैं। आखिर में गुस्से और नाराजगी में वह बैग पैक करती है और घर से निकल जाती है। इधर घर में एवलिन अकेली है। वह बेसमेंट से कपड़े धोकर एक बोरे में भरती है और सीढ़ियों से ऊपर आ रही होती है। तभी सीढ़ी में लगा एक नेल बोरे में फंस जाता है और सीधा खड़ा हो जाता है। वह तेज नेल ठीक उसी जगह है जहां निशान देखकर पैर रखना होता था। एवलिन इस बात पर ध्यान नहीं देती, लेकिन यह छोटी सी लापरवाही बहुत जल्द एक भयानक खतरे की शुरुआत बनने वाली है। नदी के किनारे ली और मार्कस मछली पकड़ रहे थे। कुछ देर बाद ली मार्कस को लेकर एक वाटरफॉल के पास जाता है। वहां पहुंचकर वह इशारे से समझाता है कि यहाँ बात की जा सकती है। वाटरफॉल की तेज आवाज उनकी आवाज को ढक देती है। इस तरह पहली बार बहुत दिनों बाद वे बिना डर के सामान्य तरीके से बात कर पाते हैं। वाटरफॉल के पास बैठकर पिता और बेटे के बीच खुलकर बात होती है। मार्कस काफी दिनों से मन में रखा एक सवाल पूछता है, क्या वह बो की मौत के लिए रीगन को दोषी मानते हैं? ली मजबूती से बताता है, बो के साथ जो हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, वह सिर्फ एक भयानक हादसा था। मार्कस कहता है, लेकिन रीगन अब भी खुद को दोषी मानती है। वह सोचती है कि उस दिन उसकी गलती से ही बो की मौत हुई थी। ली को उसे बताना चाहिए कि वह निर्दोष है। ये बातें ली के मन में गहराई से बैठ जाती हैं। दूसरी तरफ रीगन उस जगह जाती है जहां उसके छोटे भाई बो को दानव ने मार दिया था। वो वही टॉय प्लेन अपने सामने रख देती है जिस टॉय की वजह से सब कुछ शुरू हुआ था, और यादों के बोझ से वहीं बैठ जाती है। इधर मछली पकड़ने के बाद ली और मार्कस घर लौट रहे थे। उन्हें एक घने जंगल से होकर जाना था। आगे ली था, पीछे मार्कस। अचानक मार्कस दूर एक सुनसान घर देखता है। तभी एक बुजुर्ग आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह आदमी मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है, क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही अपनी पत्नी को खोया है। इसलिए अब उसके अंदर जीने की इच्छा नहीं बची। अचानक वह जानबूझकर जोर से चिल्ला उठता है। ली तुरंत खतरा समझ जाता है और जल्दी से मार्कस को लेकर छिप जाता है। कुछ ही पलों में दानव वहां पहुंचता है और उस बुजुर्ग आदमी को बेरहमी से मार देता है। यह घटना अपनी आंखों के सामने देखकर मार्कस डर से जम जाता है, लेकिन ली उसका मुंह दबाकर रखता है, क्योंकि इस दुनिया में रोने की आवाज भी मौत को बुला सकती है। घर में अकेली बैठी एवलिन बो की तस्वीर हाथ में लिए रहती है। बेटे की याद में उसकी आंखें भर आती हैं। खामोश घर जैसे और भी भारी हो जाता है। तभी अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। समय आ गया है, उसे इसी डरावनी दुनिया में एक नए बच्चे को जन्म देना होगा। स्थिति संभालने के लिए वह जल्दी से बेसमेंट की तरफ बढ़ती है जहां सारी तैयारी रखी है, लेकिन जल्दी में सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर उसी तेज नेल पर पड़ जाता है जो कुछ देर पहले सीधा खड़ा हो गया था। नेल उसके पैर में धंस जाता है। असहनीय दर्द से उसका पूरा शरीर कांप उठता है। फिर भी वह चिल्लाती नहीं।
मुंह दबाकर दर्द सहती है, लेकिन उसके हाथ से फोटो फ्रेम गिर जाता है। जमीन पर गिरकर वह टूट जाता है और तेज आवाज करता है। खामोशी के बीच वह आवाज जैसे बिजली गिरने जैसी लगती है। एवलिन बड़ी मुश्किल से अपना पैर नेल से खींचकर निकालती है। खून बह रहा है। दर्द से उसका चेहरा लाल हो चुका है। फिर भी वह एक भी आवाज नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि इस दुनिया में एक आवाज मतलब मौत को बुलाना। लंगड़ाते हुए वह नीचे उतरती है और इमरजेंसी रेड अलर्ट लाइट जला देती है। तुरंत घर के बाहर खतरे का सिग्नल जल उठता है। रेड अलर्ट लाइट जलाने के बाद एवलिन धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही थी। तभी वह कुछ ऐसा देखती है जिससे उसकी सांस रुक जाती है। डरावना दानव पहले ही उनके घर के पास पहुंच चुका है, क्योंकि फोटो फ्रेम टूटने की वह एक आवाज ही काफी थी। डर से एवलिन दीवार के पीछे छिप जाती है। उसके सामने अब दो जंग हैं। एक तरफ तेज लेबर पेन, दूसरी तरफ घर के अंदर घूमती हुई मौत की परछाई। इधर मछली पकड़कर ली और मार्कस घर लौट रहे थे। दूर से ही वे रेड अलर्ट लाइट जलती हुई देखते हैं। ली तुरंत समझ जाता है कि एवलिन खतरे में है। वह बिना देर किए घर की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। घर के अंदर एवलिन अचानक बेसमेंट में एक टाइमर देखती है और एक पल में उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वह कुछ सेकंड्स का टाइमर सेट करती है, उसे एक कोने में रख देती है और जल्दी से दूसरे कोने में छिप जाती है। मकसद सिर्फ एक है, दानव का ध्यान हटाना। दानव हल्की मूवमेंट की आवाज सुनकर धीरे धीरे आगे आता है। लगभग वह एवलिन के पास पहुंच जाता है। फिर भी एवलिन बिना आवाज किए खुद को संभालती रहती है। ठीक जब दानव बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा होता है, तभी टाइमर का अलार्म बज उठता है। आवाज सुनते ही दानव बिजली की रफ्तार से उस तरफ भागता है। इस मौके पर एवलिन जल्दी से बेसमेंट से बाहर निकल आती है, लेकिन मेन डोर के पास पहुंचकर वह रुक जाती है, क्योंकि बाहर एक और दानव घूम रहा है। अब वह दो दानवों के बीच फंस चुकी है। दूर से ली और मार्कस स्थिति देख रहे थे। घर के चारों तरफ दानव घूम रहा है, ये साफ है। ली समझ जाता है कि अब सीधे घर में घुसना मतलब आत्महत्या करना, क्योंकि उनके शरीर इतने मजबूत हैं कि बंदूक से भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए वह पहले से बनाई गई एक योजना इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह मार्कस के हाथ में टॉर्च देता है। इसके बाद इशारे से कहता है कि तुम्हें फ्लेयर रॉकेट चलाना होगा। घर की सुरक्षा के लिए ये रॉकेट्स पहले से ही इमरजेंसी के लिए सेट किए गए थे। मार्कस देर नहीं करता और दौड़ पड़ता है। उसका सिर्फ एक लक्ष्य है, दानवों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ना। इधर एवलिन ऊपर वाली फ्लोर पर बाथरूम में जाती है और बाथटब के अंदर शरण लेती है। तेज लेबर पेन से वह लगभग टूट रही है। अब उसके लिए ज्यादा देर तक दर्द दबाकर रखना संभव नहीं है। तभी उसकी दबाई हुई सांस जैसी हल्की आवाज सुनकर दानव धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ता है। एवलिन समझ जाती है कि शायद अब अंत आ गया। दानव जैसे ही उसके सामने आकर खड़ा होता है, ठीक उसी पल आसमान में अचानक तेज रोशनी और भयानक आवाज होती है। मार्कस ने फ्लेयर रॉकेट चला दिया है। आवाज सुनते ही दानव एवलिन को छोड़कर उस तरफ भाग जाता है। मौका मिलते ही एवलिन खुद को रोक नहीं पाती, वह चिल्ला उठती है, लेकिन उसकी चीख फ्लेयर रॉकेट की आवाज में पूरी तरह दब जाती है। दूर से रीगन आसमान में फ्लेयर रॉकेट की रोशनी और आवाज देखती है। वह समझ जाती है कि घर में कुछ हुआ है। बिना देर किए वह तेजी से घर की तरफ भागती है। इधर ली बंदूक हाथ में लेकर सावधानी से घर के अंदर जाता है। सीढ़ी पर उसकी नजर खून से भरे पैरों के निशान पर पड़ती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करता है। खून के निशान उसे बाथरूम तक ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वह देखता है कि बाथटब खून से भरा है। एक पल में उसे लगता है कि एवलिन अब जिंदा नहीं है। दुख से टूटकर वह जमीन पर बैठ जाता है। तभी शावर रूम के ग्लास के अंदर से एक हाथ दिखाई देता है। वह एवलिन का हाथ है। ली हैरान होकर देखता रह जाता है, क्योंकि इतनी डरावनी स्थिति के बीच भी एवलिन जिंदा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एक बेटे को जन्म दिया है। लेकिन खुशी मनाने का समय नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में नवजात बच्चे का रोना सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए ली एक पल की भी देर नहीं करता। वह एवलिन और बच्चे को लेकर बेसमेंट में उतर जाता है। वहां पहले से तैयार साउंड प्रूफ बॉक्स में बच्चे को रखना है। लेकिन बेसमेंट तक पहुंचने से ठीक पहले सबसे बड़ा डर सच हो जाता है। नवजात बच्चा रो पड़ता है। खामोशी के बीच उसका रोना जैसे बिजली गिरने जैसा लगता है और दूर मौजूद दानव तुरंत आवाज की दिशा समझकर उनकी तरफ दौड़ता है। समय बहुत कम है। ली जल्दी से अंडरग्राउंड रूम में घुसता है और दरवाजे को एक मोटे मैट्रेस से मजबूती से ढक देता है, ताकि आवाज बाहर न जाए। फिर बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाता है और उसे साउंड प्रूफ बॉक्स के अंदर रखता है। कुछ ही सेकंड्स में बच्चे के रोने की आवाज पूरी तरह बंद हो जाती है। कम से कम बाहर से कुछ भी सुनाई नहीं देता। दानव बाहर घूमता रहता है, लेकिन अंदर की खामोशी फिलहाल उन्हें बचा लेती है। सब संभालने के बाद ली एवलिन को बताता है कि उसने एक जरूरी बात खोजी है। दानवों की एक कमजोरी है। बहुत जल्द वह एक खास डिवाइस बनाएगा, जिसका इस्तेमाल करके उनका सामना किया जा सकता है। अंधेरे के अंदर पहली बार उम्मीद की एक हल्की रोशनी जलती है। दूसरी तरफ रीगन तेजी से घर की तरफ लौट रही थी। तभी मैदान के बीच उसे एक रोशनी जलती हुई दिखती है। वह रुक जाती है। अंधेरे में वह रोशनी असामान्य लगती है। जिज्ञासा और चिंता के साथ वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि उसके हल्के कदमों की आवाज सुनकर एक दानव उसके पीछे आ चुका है।
ठीक जब दानव उस पर झपटने वाला होता है तभी अचानक रीगन के हियरिंग एम्पलीफायर से एक तेज और कड़वी फ्रीक्वेंसी की आवाज निकलनी शुरू होती है। उस आवाज से दानव भयानक दर्द में तड़पने लगता है, जैसे वह आवाज उसके बेहद सेंसिटिव सुनने वाले अंग को अंदर से चोट पहुंचा रही हो। कुछ ही सेकंड्स में वह सहन नहीं कर पाता और वहां से भाग जाता है। रीगन के अपने कानों में भी तेज दर्द हो रहा था, लेकिन दानव के हटते ही आवाज बंद हो जाती है। क्या हुआ, क्यों हुआ, वह कुछ भी समझ नहीं पाती। उलझन में वह फिर उस रोशनी की तरफ बढ़ती है। पास जाकर देखती है कि रोशनी एक टॉर्च से आ रही है। टॉर्च उठाने के लिए जैसे ही वह हाथ बढ़ाती है, अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वह चौंक कर देखती है, वह मार्कस है। वह डर के मारे झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। बहन को देखकर उसका डर कुछ कम हो जाता है। इधर अंडरग्राउंड रूम में बैठी एवलिन अंदर से कांप रही थी, क्योंकि उसके बच्चे अभी भी बाहर हैं और दानव आसपास ही घूम रहे हैं। डर में वह ली को बताती है कि उसे बहुत डर लग रहा है। अगर दानव उनके बच्चों को ढूंढ लें तो क्या होगा। वह विनती करती है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें ढूंढ कर लाना होगा। ली अपनी पत्नी और बच्चे को सुरक्षित छोड़कर बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर पहले चारों तरफ अच्छी तरह देखता है। सौभाग्य से उस समय दानव आसपास नहीं होता, लेकिन जाने से पहले दानव ने घर को तहस नहस कर दिया था। उसी मलबे में पानी की एक पाइप टूट जाती है और टूटी हुई पाइप से पानी सीधे अंडरग्राउंड रूम की तरफ जाने लगता है। दुर्भाग्य से ली की नजर इस बात पर नहीं पड़ती। उसका पूरा ध्यान अब बच्चों को ढूंढने पर है। इधर मार्कस और रीगन एक बड़े ग्रेन स्टोरेज टैंक के ऊपर छिपे हैं। वे एक छोटी सी आग जलाते हैं, इस उम्मीद में कि उस रोशनी को देखकर उनके पिता समझ जाएंगे कि वे कहाँ हैं। अंधेरे मैदान के बीच वही छोटी आग अब उनका एकमात्र सिग्नल है। ली अंधेरे मैदान में चारों तरफ खोजता है। उसकी आंखों में सिर्फ चिंता है। कहीं भी मार्कस और रीगन का कोई निशान नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा है और वही खामोशी उसे और ज्यादा डरा देती है। इधर घर के बेसमेंट में नया खतरा शुरू होता है। पानी की आवाज से एवलिन की नींद टूट जाती है। आंखें खोलते ही वह देखती है कि पूरा बेसमेंट पानी से भर गया है। टूटी हुई पाइप से वाटरफॉल की तरह पानी नीचे गिर रहा है। स्थिति तेजी से खराब हो रही है। तभी उसकी नजर बच्चे के साउंड प्रूफ बॉक्स पर पड़ती है। बॉक्स खुला देखकर उसका दिल कांप उठता है, लेकिन हैरानी की बात है कि अंदर से कोई रोने की आवाज नहीं आ रही। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तभी देखती है कि बॉक्स के सामने एक दानव खड़ा है। यह दृश्य देखकर एवलिन जैसे जम जाती है। उसे लगता है शायद सब खत्म हो गया। शायद दानव उसके बच्चे को पहले ही खा चुका है। दूर से बॉक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर क्या है ये समझ नहीं आता। फिर भी एक माँ की हिम्मत उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। वह धीरे धीरे पानी के अंदर से बॉक्स की तरफ चलती है, लेकिन ठीक उसी समय दानव भी पानी में उतर जाता है। आवाज न मिलने की वजह से वह उलझन में रहता है। आखिर में बॉक्स के पास जाकर एवलिन अंदर देखती है। बच्चा जिंदा है, पूरी तरह सुरक्षित। अच्छी बात यह है कि उसने एक भी आवाज नहीं की और उसी खामोशी ने फिर से उन्हें बचा लिया। बेसमेंट में अब मौत की परछाई घूम रही है। एवलिन जल्दी से बच्चे को गोद में उठा लेती है और एक कोने में जाकर बिना आवाज किए खड़ी रहती है। इधर मैदान के पास रीगन और मार्कस इंतजार कर रहे हैं। समय गुजरता जा रहा है, लेकिन ली वापस नहीं आ रहा। लंबे इंतजार के बाद रीगन के मन में शक पैदा होता है, शायद उसके पिता अब वापस नहीं आएंगे। वह फैसला करती है कि वह अकेली ही घर जाएगी, लेकिन मार्कस ने अभी भरोसा नहीं खोया, इसलिए वह रीगन को रोकने की कोशिश करता है। ठीक उसी पल एक हादसा होता है। उस बड़े स्टोरेज टैंक का दरवाजा अचानक खुल जाता है, साथ ही मार्कस अंदर गिर जाता है और गिरते समय उसके मुंह से तेज आवाज निकल जाती है। यही आवाज खतरा बुला लेती है। घर के अंदर मौजूद दानव तुरंत उस तरफ भागता है। इससे एवलिन फिलहाल बच जाती है, लेकिन अब मौत के मुंह में मार्कस है। टैंक के अंदर का ग्रेन रेत की तरह व्यवहार कर रहा था। वह जितना हिलता था उतना ही डूबता जा रहा था। डर से उसका शरीर और तेजी से नीचे जाने लगता है। रीगन अपने भाई को इस तरह खोने के लिए तैयार नहीं है। वह जल्दी से टैंक का दरवाजा तोड़कर अंदर फेंक देती है, फिर खुद भी अंदर कूद जाती है। ठीक जब मार्कस पूरी तरह डूबने वाला था, रीगन उसे मजबूती से पकड़कर ऊपर खींच लेती है। अब दोनों मिलकर टूटे हुए दरवाजे पर बैठ जाते हैं। वही दरवाजा अब उन्हें तैराए रखता है। ग्रेन टैंक के अंदर रीगन और मार्कस किसी तरह टिके हुए हैं, लेकिन उनकी हलचल की आवाज अब छिपी नहीं रहती। दानव वह आवाज सुन लेता है। कुछ ही पलों में वह लकड़ी और मेटल तोड़ता हुआ ग्रेन टैंक की तरफ दौड़ता है। दूर से ली यह पूरा दृश्य देख लेता है। दानव के दौड़ने की दिशा समझते ही उसका दिल कांप उठता है। वह समझ जाता है कि उसके बच्चे टैंक के पास ही हैं, इसलिए वह एक सेकंड भी खराब नहीं करता और तेजी से उसी तरफ बढ़ना शुरू करता है। इधर टैंक के अंदर स्थिति फिर से डरावनी हो गई है। रीगन ने मार्कस को डूबने से बचा लिया, लेकिन इतनी आवाज होने से चारों तरफ की खामोशी टूट गई और इस दुनिया में खामोशी टूटना मतलब मौत का पास आना। कुछ ही पलों में दानव ग्रेन टैंक के अंदर छलांग लगा देता है। अंधेरे के बीच उसकी बड़ी परछाई रीगन और मार्कस पर पड़ती है। चारों तरफ ग्रेन, नीचे डूबने का डर, भागने का कोई रास्ता नहीं। सब कुछ जैसे खत्म होने वाला था। तभी अजीब बात होती है। रीगन के हियरिंग एम्पलीफायर से अचानक तेज हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाज निकलनी शुरू होती है। आवाज इतनी कड़वी है कि हवा कांपने लगती है। दानव रुक जाता है। उसकी बहुत सेंसिटिव हियरिंग पावर इस तेज वेव को सहन नहीं कर पाती।
वह हमला करने की जगह दर्द से तड़पने लगता है और सिर हिलाते हुए पीछे हट जाता है। आखिर में वह वहां से भाग जाता है। मौत के मुंह से दोनों भाई बहन फिर वापस आ जाते हैं। अब रीगन और मार्कस जल्दी से टैंक से बाहर निकलते हैं। ठीक उसी समय ली वहां पहुंच जाता है। अपने बच्चों को जिंदा देखकर ली की आंखों में राहत साफ दिखती है। दूसरी तरफ एवलिन घर के सीसीटीवी रूम में बैठकर पूरी घटना बिना आवाज किए देख रही थी और हर पल सांस रोके हुए थी। ली समझ जाता है कि सब खत्म नहीं हुआ है, दानव अभी भी आसपास है। वह जल्दी से बच्चों को कार की तरफ जाने का इशारा करता है और खुद एक कुल्हाड़ी हाथ में लेकर चारों तरफ नजर रखता है, लेकिन खतरा उसकी सोच से भी ज्यादा पास था। अचानक पीछे से दानव उस पर झपटता है। ली मुड़कर देख भी नहीं पाता। उसके तेज नाखून के वार से वह दूर जाकर गिर जाता है। एक पल में स्थिति बदल जाती है। पिता को खून से लथपथ हालत में पड़ा देखकर मार्कस चिल्ला उठता है और वह छोटी सी आवाज ही काफी थी। दानव तुरंत उसकी जगह पकड़ लेता है और रीगन और मार्कस की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक तभी रीगन के हीरिंग एम्पलीफायर से फिर वही तेज फ्रीक्वेंसी वाली आवाज निकलने लगती है। दानव दर्द से रुक जाता है क्योंकि यही उनका एकमात्र बचाव था, लेकिन वह आवाज रीगन के अपने कानों में भी असहनीय दर्द दे रही थी। इसलिए उलझन में वह मशीन बंद कर देती है। उसे पता नहीं था कि यही आवाज दानव की सबसे बड़ी कमजोरी थी। अनजाने में वह अपनी सुरक्षा की ढाल हटा देती है और मौका मिलते ही दानव कार के ऊपर झपट पड़ता है। सब कुछ कंट्रोल से बाहर चला जाता है। इधर ली धीरे धीरे होश में आता है। बच्चों के सामने मौत को आगे बढ़ते देखकर वह समझ जाता है कि सीधे लड़ाई जीतना संभव नहीं। उसके सामने अब सिर्फ एक रास्ता है। दूर से वह रीगन की तरफ देखता है और इशारे में कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे भाई की मौत के लिए मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं माना। जब तक मैं हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। रीगन की आंखें भर आती हैं और तभी ली अचानक जोर से चिल्ला उठता है। उस आवाज को सुनकर दानव दिशा बदलता है और उसकी तरफ दौड़ता है। एक झटके में दानव ली पर झपट पड़ता है। अपने बच्चों को बचाने के लिए ली अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है। अपनी आंखों के सामने पिता को इस तरह खोकर रीगन जैसे टूटकर बिखर जाती है। इतने दिनों से उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या पिता सच में उस पर भरोसा करते हैं? छोटे भाई की मौत के बाद से उसने सोचा था कि पिता शायद उसे पहले की तरह नहीं देखते, शायद मन ही मन उसे दोष देते हैं। लेकिन आखिरी पल का वह इशारा, वह खामोश प्यार का संदेश सब गलतफहमी तोड़ देता है। वह समझ जाती है कि उसके पिता ने उसे कभी दोष नहीं दिया, बल्कि हमेशा उससे प्यार किया, उसे बचाना चाहा। यह सच समझकर उसका दिल और भारी हो जाता है, क्योंकि अब वह जानती है कि प्यार हमेशा से था, लेकिन यह समझने से पहले ही उसने अपने पिता को खो दिया। ली के सैक्रिफाइस के बाद दानव धीरे धीरे वहां से हट जाता है। घर के अंदर सीसीटीवी रूम में एवलिन पूरी घटना अपनी आंखों से देख रही थी। अपने पति को आंखों के सामने खोने का दृश्य उसे तोड़ देता है। फिर भी उसे टूटने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अब उसके जीने की सिर्फ एक वजह है, उसके बच्चे। कुछ देर बाद रीगन मार्कस को कार में लेकर घर लौटती है। दरवाजा खुलते ही एवलिन दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। वे जिंदा हैं। अब यही सबसे बड़ी राहत है। परिवार फिर से एक साथ खड़ा होता है, लेकिन इस बार ली के बिना। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। थोड़े ही समय में वे देखते हैं कि दानव फिर घर की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए सब जल्दी से अंदर जाकर शरण लेते हैं। शोक मनाने का समय नहीं है, जिंदा रहना ही अब पहला काम है। अंदर जाकर रीगन और मार्कस अपने छोटे भाई को सुरक्षित देखकर राहत महसूस करते हैं। तभी रीगन की नजर अपने पिता के रिसर्च नोट्स पर पड़ती है। मैप्स, निशान, हिसाब, सब कुछ घूम फिरकर एक ही जगह आकर रुका है, उसका कोक्लियर इम्प्लांट। वह समझती है कि उसके पिता दिन रात इसी डिवाइस को बनाने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वह सुन सके, समझ सके, और शायद एक दिन यही उनके बचने की चाबी बन जाए। पिता की आखिरी इच्छा और गहरा भरोसा एक साथ याद आते ही रीगन की आंखें भर आती हैं। कुछ देर बाद दानव सीधे घर के अंदर घुस जाता है। अंधेरे कमरे के बीच एवलिन बंदूक हाथ में लेकर खड़ी रहती है, लेकिन वह जानती है कि यह हथियार लगभग बेकार है। दानव की मजबूत चमड़ी गोलियों को आसानी से सह सकती है। फिर से कमरा मौत के डर से भारी हो उठता है। ठीक तभी रीगन के दिमाग में एक विचार आता है। उसे अपने हीरिंग मशीन की वही तेज हाई पिच फ्रीक्वेंसी याद आती है। पहले भी उसी आवाज से दानव पीछे हट गया था, और पिता के रिसर्च नोट्स भी यही इशारा कर रहे थे। शायद यही दानव की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये समझते ही रीगन जल्दी से अपनी ईयर मशीन फिर चालू करती है। कुछ ही पल में वही तेज फ्रीक्वेंसी फैल जाती है। इससे रीगन के कानों में भी असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन दानव की रिएक्शन और भी भयानक होती है। वह दर्द से तड़पने लगता है, जैसे आवाज की वेव्स उसके शरीर को चीरकर अंदर चोट कर रही हों। रीगन अब पूरी तरह निश्चित हो जाती है कि यही आवाज उनकी कमजोरी है, इसीलिए वह जल्दी से मशीन को माइक्रोफोन से जोड़ देती है। इससे फ्रीक्वेंसी और तेज होकर चारों तरफ फैल जाती है। दानव का दर्द कई गुना बढ़ जाता है। पहली बार वे शिकार नहीं हैं, वे जैसे शिकारी को कांपते हुए देख रहे हैं। तेज फ्रीक्वेंसी के दबाव में दानव असहाय हो जाता है। जब वह दर्द से तड़पता है, तब उसके सिर का शेल धीरे धीरे खुलने लगता है। शेल पूरी तरह खुलते ही उसका असली कमजोर चेहरा सामने आ जाता है, और एवलिन ये मौका हाथ से नहीं जाने देती। वह शॉटगन उठाती है और एक पल की भी देर किए बिना सीधे दानव के मुंह पर गोली चलाती है। एक धमाके की आवाज होती है
और उसी पल दानव बेजान होकर गिर जाता है। पहली बार वे एक दानव को मारने में सफल होते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। गोली की आवाज आसपास फैल जाती है। दूर मौजूद दो और दानव वह आवाज सुनकर घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब एवलिन और रीगन डरती नहीं, क्योंकि अब वे जानती हैं कि दानवों की कमजोरी क्या है। हाई पिच फ्रीक्वेंसी अब उनका हथियार है। रीगन माइक्रोफोन का वॉल्यूम पूरा बढ़ा देती है और एवलिन बंदूक हाथ में लेकर तैयार खड़ी हो जाती हैं। माँ और बेटी एक साथ, क्योंकि वे अब तक बहुत कुछ खो चुके हैं और अब उन्हें कुछ भी खोने का डर नहीं रहा। इसी के साथ आज की इस फिल्म की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट करके बताइए।